हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी एंड शशि ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम आ गया है एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका आ गया है। अब आप चाहते होंगे कि आपको कोई ऐसी क्लासेज मिले, आपको कोई ऐसी क्लासेज मिल जाए जिससे आपका रिवीजन अच्छा से हो जाए और सारा सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैराथन क्लास मॉडर्न हिस्ट्री के। इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट की मैं मैराथन क्लास कराऊंगा, ठीक है। तो ताकि आपका रिवीजन बेहतर हो जाए और आप एग्ज़ाम में जब बैठे तो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर सकें कि जीएस में मुझे कोई टेंशन नहीं है, बाकी सब्जेक्ट में भी मेरा हो ही जा रहा है, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। लेकिन इससे पहले कि आज का हमारा कोटेशन क्या है, आइए एक बार देखते हैं। देखिए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। तो दोस्तों, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है और जिंदगी जियो की इस कदर मिसाल बन जाए। चलिए आइए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के अपने टॉपिक पर। देखिए, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यतः देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला चरण कौन सा है, 1885 से लेकर 1905 तक। और द्वितीय चरण क्या है, 1905 से लेकर 1919 तक। और तृतीय चरण क्या है, 1919 से लेकर 1947 तक, ठीक है। तो 3 चरण हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। और पहला चरण जो है एक तरीके से 1885 से लेकर 1905 तक, जिसे उदारवादी चरण भी कहा जाता है। तो प्रथम चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। फिर 1905 से लेकर 1919 को द्वितीय चरण कहा गया है, जिसे उग्रवादी चरण कहा जाता है। और तीसरा चरण जो है 1919 से लेकर 1947 तक को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो इस 3 चरण को याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक पर, यानी कि पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। देखिए, बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी 1885 में, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और किसने किया था, एल ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने किया था और कब किया था, तो एल ऑक्टेवियन ने किया था। एल ऑक्टेवियन ह्यूम ने किया था। और कब किया था, 1885 में किया था। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1985 को। तो ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1985 को क्या हुआ था, कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, बम्बई में हुआ था। और किस कॉलेज में हुआ था या किस विद्यालय में हुआ था, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ पर, बम्बई में हुआ था। और किस विद्यालय में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम सम्मेलन में, यानी कि जब पहला सम्मेलन हुआ 28 दिसंबर 1885 को, तब क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। जो कि वर्तमान में राहुल गांधी, सोनिया गांधी जो कांग्रेस चला रहे हैं उसी की बात की जा रही है। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और किसके सुझाव पर ऐसा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ऐसा किया गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी, 1885 में। अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तब भी आपको 1885 ही बताना है। और किसने किया था, एल ऑक्टेवियन ने किया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, किसके कहने पर या किसके सुझाव पर, तो दादा भाई नौरोजी को जरूर याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को जरूर याद रखिएगा। चलिए अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1780 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना किया था, और जिसमें फ़ारसी और अरबी भाषा का अध्ययन किया जाता था। तो जिसमें क्या होता था, फ़ारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लॉर्ड जो वारेन हेस्टिंग है, जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था, वो कौन था,
वो बंगाल का पहला गवर्नर भी था, गवर्नर जनरल था। एक अतिरिक्त जानकारी आप देख लीजिए कि वारेन हेस्टिंग कौन था। वारेन हेस्टिंग कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था, गवर्नर पद का नाम बदल कर क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल कर दिया गया था। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग बना था, जिसने क्या किया था 1780 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। और 1774 में एक बात और अतिरिक्त जानकारी देख लीजिएगा, 1774 में ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 में क्या होता है कि कलकत्ता में एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। देखिए, इसको समझिएगा, एक बार मैं क्रम से आपको बता देता हूँ। देखिए, जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स है, इसने 1780 में क्या किया, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, और जिसमें फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, या फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन किया जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात करते हैं, वारेन हेस्टिंग कौन था? वारेन हेस्टिंग जो था वो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। और 1774 में क्या हुआ था, 1774 में क्या हुआ था, 1774 में क्या हुआ था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए, अब आइए समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो विलियम जोन्स ने क्या किया था, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी? 1784 में। तो ध्यान रखिएगा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। और कब किया था? 1784 में किया था। इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो इसको अगर आप नहीं याद करना चाहते हैं मत याद करिए। चलिए, मैं बता देता हूं, लेकिन चलिए समझते सब। चलिए, बाकी याद सारे नहीं करना है, बस मेन पॉइंट याद करना है। ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने क्या किया था, 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन कानून के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। चलिए, इसको भी याद कर सकते हैं। अगर आपको याद करना है कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने किया था। कहाँ पर किया था? वाराणसी में किया था। कहाँ पर किया था? वाराणसी में किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था। लॉर्ड वेलेजली ने क्या किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा, 1800 में एक तरीके से कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए, देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी, ताकि जो कंपनी के असैनिक, जो सैनिक नहीं हैं, वे उन अधिकारियों की शिक्षा देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने की थी। तो ध्यान रखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड वेलेजली ने की थी। इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था, 2 फरवरी 1835 को स्मरणार्थ लेख प्रस्तुत किया था, जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की आलोचना की गई थी तथा आंग्ल भाषा और साहित्य की प्रशंसा की गई थी। ठीक है, तो इसको अगर आपको याद रखना है तो रखें, नहीं तो कोई से नहीं है। अगर आपको याद ही रखना है तो इतना आप याद रख लीजिएगा, स्मरणार्थ लेख किसने प्रस्तुत किया था, लॉर्ड मैकाले ने किया था। स्मरणार्थ लेख किसने प्रस्तुत किया था, तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड मैकाले ने क्या किया था, अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत को भी प्रतिपादन किया था। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड मैकाले ने ही शिक्षा के लिए अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया था। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत को किसने दिया था, तो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है स्मरणार्थ लेख किसने प्रस्तुत किया था, लॉर्ड मैकाले ने ही किया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को क्या कहा गया है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को क्या कहा गया है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके वुड डिस्पैच को एक तरीके से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है, तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को ध्यान रखिएगा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है, भूलिएगा नहीं।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हंटर कमीशन का गठन की बात करते हैं। तो हंटर कमीशन का गठन किस लिए किया गया था? ताकि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार किया जा सके। तो प्राइमरी शिक्षा के प्रसार करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1882 में। तो ध्यान रखिएगा, हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? 1882 में किया गया था। और किस लिए किया गया था? ताकि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हो सके, ताकि प्राथमिक शिक्षा का प्रसार हो सके। नेक्स्ट बात करते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में किया गया था? थॉमस रैले की अध्यक्षता में। तो ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था थॉमस रैले की अध्यक्षता में। या किसकी अध्यक्षता में किया गया था? थॉमस रैले की अध्यक्षता में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कब किया गया था? अगर आप डेट भी याद रखना चाहते हैं तो आप डेट भी याद रख सकते हैं कि 1902 में क्या किया गया था? विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया? थॉमस रैले की अध्यक्षता में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में ही क्या किया गया था? कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किसके समय में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, तो आप बता दीजिएगा लॉर्ड कर्जन के समय में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी, भूलिएगा नहीं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। यदि आप इन सब चीज़ों को 1 से 2 बार देख कर जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो अपने आप को आप बहुत सुरक्षित महसूस कर पाएंगे जीएस के लिए। चलिए अब आइए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अथवा सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। देखिए, ये सब आपको मिलान करने के लिए दिया जा सकता है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। 1917 में किया गया था, 1917 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, महिलाओं की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच में क्या व्यवस्था की गई थी? हंटर कमीशन या सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि स्त्रियों को भी शिक्षा दिया जाना चाहिए। मतलब कि स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस रिपोर्ट ने अपने सुझाव दिए थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, इसको अगर आप याद भी नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन बस सुन लीजिए, समझ लीजिए। कुछ बातें तो आपको नहीं याद रखना है, बस सुनते चलिए, समझते चलिए। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड डिस्पैच में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की भी स्थापना का सुझाव दिया था। किसने? वुड डिस्पैच ने दिया था। वुड डिस्पैच की रिपोर्ट ने अपने एक तरीके से सुझाव में यही प्रस्तुत किया था कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में क्या होना चाहिए? विश्वविद्यालय होना चाहिए। विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पहली बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 के चार्टर एक्ट में भारतीयों पर 1 लाख रुपए यानी कि शिक्षा पर खर्च करने का भी प्रावधान किया। देखिए, पहली बार कंपनी सरकार ने कहा यानी कि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, भारतीय शिक्षा पर भी 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ पूछा जा सकता है, किस एक्ट में यह कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए हम खर्च करेंगे? तो 1813 के चार्टर एक्ट में ऐसा कहा गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, प्राच्य विद्या समर्थक के प्रमुख कौन कौन थे? तो H.T. प्रिंसेप और H.H. विल्सन थे। इस बात को भी ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। राधा कृष्णन आयोग कब गठित किया गया था? 1948 में। तो ध्यान रखिएगा, राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1948 में किया गया था। 1948 के सुझाव पर, यह भी कह सकते हैं, और 1948 में गठन भी किया गया था। और इसी के सुझाव पर क्या कहा गया कि भारत सरकार ने 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करी। ठीक है, तो भारत सरकार एक तरीके से क्या करे? विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना करे। और किसकी एक तरीके से सुझाव पर ऐसा कहा गया? राधा कृष्णन आयोग पर। ठीक है, तो राधा कृष्णन आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना की जाना चाहिए भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास कब किया गया? ब्रह्म समाज ने किया था। तो महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास
कौन किया था? तो ब्रह्म समाज ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? 1828 में की थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और इन्हीं के माध्यम से सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा विवाह जैसे तमाम प्रकार के जो एक तरीके से कुरीतियाँ थी महिलाओं के से संबंधित, इन सभी को समाप्त करने का प्रयास किया गया ब्रह्म समाज के माध्यम से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से महिलाओं को शिक्षा के लिए पहली बार प्रयास किया गया किसके माध्यम से? तो ब्रह्म समाज के माध्यम से। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में भारतीय लोक सेवा आयोग का गठन भैया। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। भारतीय लोक सेवा जैसे यूपीएससी की बात की जा रही है, का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था कॉर्नवालिस ने किया था। और कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? भारतीय लोक सेवा का जनक कहा जाता है। एक इस बात को जरूर याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों कि भारतीय लोक सेवा का गठन किसने किया था? तो भारतीय लोक सेवा का गठन किया था कॉर्नवालिस ने किया था। और इन्हें क्या माना जाता है? भारतीय लोक सेवा आयोग का जनक माना जाता है। तो भारतीय लोक सेवा आयोग का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या माना जाता है? भारतीय लोक सेवा का जनक माना जाता है। भारतीय लोक सेवा का जनक माना जाता है, भूलिएगा नहीं। दो से तीन बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए। शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो हार्टुंग समिति का गठन किया गया था। किसके? शिक्षा के विकास पर। देखिए, कहा गया कि शिक्षा का विकास कैसे होगा, इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। हार्टुंग कमेटी का गठन किया गया था। और कब किया गया था? 1929 में। और किसकी अध्यक्षता में? उसके अध्यक्ष कौन थे? तो फिलिप हार्टुंग थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हार्टुंग कमेटी का जो एक तरीके से अध्यक्ष कौन थे? हार्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो फिलिप हार्टिंग थे। और किस लिए इस कमेटी का गठन किया गया था? तो शिक्षा के विकास पर, शिक्षा का विकास कैसे हो, इसलिए इस समिति का गठन किया गया था। इसको जरूर याद रखिएगा। और इसी समिति के सिफारिश पर क्या कहा गया? 1935 में इसी समिति की सिफारिश पर 1935 में कहा गया कि केंद्रीय शिक्षा या किया गया 1935 में क्या किया गया? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन कर दिया गया। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हार्टुंग समिति या हार्टुंग कमेटी की सिफारिश पर क्या किया गया कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? 1935 में किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सार्जेंट योजना कब प्रस्तुत की गई? सार्जेंट योजना कब प्रस्तुत की गई? तो 1944 में सार्जेंट योजना प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को जरूर याद रखिएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो 16वीं शताब्दी में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा की गई थी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कब की थी? 16वीं शताब्दी में की थी। गोवा के पादरियों ने 1557 में भारत में पहली पुस्तक छापी थी। तो ध्यान रखिएगा, इसको भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि गोवा के पादरियों ने क्या किया था? 1557 में भारत में पहली पुस्तक छापी थी। इस बात को भी ध्यान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? 1684 में बम्बई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कब स्थापित किया गया था? कहाँ पर किया गया था? तो बम्बई में स्थापित किया गया था, या बम्बई में स्थापित किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, कब? 1684 में। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो पुर्तगालियों ने की थी। इस बात को जरूर याद रखिएगा, कब की थी? 16वीं शताब्दी में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, काफ़ी अच्छा पॉइंट है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि भारत का प्रथम अखबार कौन सा है? द बंगाल गजट है। तो द बंगाल गजट जो है भारत का पहला अखबार है। और इसका प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन किया था जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था। तो जेम्स अगस्टस हिक्की ने क्या किया था? 1780 में द बंगाल गजट प्रकाशित किया, और यही भारत का प्रथम अखबार माना गया। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है
कि भारत का प्रथम अखबार कौन सा था। भारत का प्रथम अखबार कौन सा था, तो द बंगाल गजट था, द बंगाल गजट था। और जिसका प्रकाशन किया था जेम्स अगस्टस हिक्की। हिक्की को अगर आप याद रख लेते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा, जैसे हिचकी वैसे हिक्की। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र 1816 में प्रकाशित किया गया बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया था। ठीक है, तो आप उसी को याद रखिएगा, ये सब आप रहने दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय प्रेस का, नेशनल प्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, राजा राम मोहन राय को जाता है। और जिन्होंने अपनी एक तरीके से पत्रिका छापी थी संवाद कौमुदी, और संवाद कौमुदी किस में थी, बंगाली भाषा में। तो ध्यान रखिएगा, संवाद कौमुदी किस भाषा में थी, वो बंगाली भाषा में थी। और यह किसकी पत्रिका है, तो एक तरीके से राजा राम मोहन राय की है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मिरात उल अखबार की बात करते हैं, मिरात उल अखबार किस भाषा में थी, तो मिरात उल अखबार किस भाषा में थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, या किस भाषा में था, तो फारसी भाषा में। और इसका भी प्रकाशन किसने किया था, तो इसका भी प्रकाशन राजा राम मोहन राय ने किया था। तो राजा राम मोहन राय के दो पत्रिका को ध्यान रखिएगा, एक संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में थी, दूसरी मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा में थी या फारसी भाषा में था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बंगाली भाषा में ही सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया, बंगाली भाषा में ही सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया किसके द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा, सोम प्रकाश का प्रकाशन किया गया। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो एकमात्र समाचार पत्र जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे, कृष्णोदास पाल थे, जिन्हें पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो कृष्णोदास पाल को कहा जाता है, जिसने क्या किया था, हिंदू पैट्रियाट के एडिटर, जो एक तरीके से हिंदू पैट्रियाट के एडिटर थे या संपादक थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कलकत्ता से बांग्ला भाषा में 1868 में मोतीलाल घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, मोतीलाल घोष ने किया था। तो आप इतना ही याद रख लीजिएगा कि अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो मोतीलाल घोष ने किया था। और जिस पर एक तरीके से इसने क्या किया था, अमृत बाजार पत्रिका ने लिटन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसने अपने समाचार पत्र को रातों रात अंग्रेजी में बदल दिया और साप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया कि अब सप्ताह में एक बार प्रकाशित होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बम्बई से बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का प्रकाशन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका कौन कौन सी है, एक मराठा है, और मराठा किस भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में। और मराठी में केसरी जो है वो किस भाषा में है, मराठी में है। तो ध्यान रखिएगा, जो मराठा है वो अंग्रेजी में है बाल गंगाधर तिलक की, और केसरी जो है मराठी में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इन दोनों पत्रिका किसकी है, बाल गंगाधर तिलक की है। नेक्स्ट बात करते हैं, जुगल किशोर के द्वारा 1826 में क्या हुआ था कि कानपुर से हिंदी में प्रकाशित उद्दंड मार्तंड भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, तो उद्दंड मार्तंड। और इसका प्रकाशन किसने किया था, तो इसका प्रकाशन किसने किया था, जुगल किशोर ने किया था, कानपुर में किया था। कहाँ पर किया था, कानपुर में। इसको भैया जरूर याद रख के जाइएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, ठीक है। उद्दंड वाली बात जरूर याद रखिएगा, उद्दंड मार्तंड, ठीक है। उद्दंड मार्तंड जो है भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, गदर का प्रकाशन सैन फ्रांसिस्को ने किया था, कहाँ पर, अमेरिका में।
और 1913 में किया था और इसका प्रकाशन अंग्रेजी तथा पंजाबी में प्रारंभ हुआ था। तो इसका प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में। नेक्स्ट बात करते हैं, अनियमित रूप से गदर हिंदी, मराठी, गुजराती व पाश्तो केवल एक ही अंक में प्रकाशित हुआ था। तो इसको अगर आप याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो भूल जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन उद्दंड मार्तंड को जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय किसे जाता है? तो तिलक के पत्रिका, तिलक का पत्र जो है एक तरीके के केसरी को जाता है। और केसरी किस भाषा में थी? केसरी किस भाषा में थी? तो मराठी भाषा में थी। अभी हमने आपको बताया था कि देखिए महाराष्ट्र में, मतलब एक तरीके से जो महाराष्ट्र है, जो मुंबई है, वहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन चलाने या उभारने का श्रेय, लोगों के अंदर जगाने का श्रेय किसे जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक की जो पत्रिका थी केसरी, उसी को जाता है। उसी को लोगों ने पढ़ा और लोगों के मन में क्रांतिकारी भावनाएं आ जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने ही क्या किया था? 1893 में गणपति उत्सव मनाना शुरू कर दिया। तो 1893 से ही गणपति उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाने लगा और 1895 यानी कि 2 साल बाद क्या हो जाता है? शिवाजी भी उत्सव मनाया जाने लगता है। तो ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक के ही प्रारंभ से क्या किया गया था, या उनकी शुरुआत से क्या किया गया था कि गणपति उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाने लगा। कब से? 1893 में। और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाया जाने लगा। इस बात को जरूर याद रखिएगा। और इसीलिए बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा? भारतीय असंतोष का जनक कहा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे बोला जाता है, तो वैलेंटाइन सिरोल को जाता है। वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। बाल गंगाधर, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और यह एक तरीके से आलोचना किसने की थी? यह आलोचना किसने की थी, या इस कथन को किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व कहा है। ठीक है, तो इसको भी याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई बात नहीं है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेसियों को कहा कि कांग्रेसियों को पदों का भूखा राजनीतिज्ञ कहा था। तो बंकिम चटर्जी ने क्या कहा कि जो कांग्रेसी हैं वे केवल और केवल पदों के भूखे हैं, वे केवल और केवल पदों के भूखे हैं, बस। ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस को कहा कि ये कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो लॉर्ड कर्जन कहता है कि एक तरीके से कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। एक कांग्रेस की भी कुछ आलोचना की गई थी। ठीक है, जैसे कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की, बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, और कर्जन ने भी कांग्रेस की एक तरीके से आलोचना की थी। नेक्स्ट बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था? 1887 में इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने किया था, तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने। कब की थी? 1887 में। कहाँ पर की थी? इंग्लैंड में की थी। कहाँ पर की थी? इंग्लैंड में की थी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कहाँ पर की थी? इंग्लैंड में। कब की थी? 1887 में। नेक्स्ट बात करते हैं, दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त और दिनसा वाचा ने क्या किया था? धन निकासी का सिद्धांत दिया था। तो ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगर आपके एग्जाम में केवल और केवल दादा भाई नौरोजी आ जाते हैं, तब भी आपका एग्जाम में यानी कि वो प्रश्न सही हो जाएगा। तो धन निकासी का सिद्धांत या ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, और आरसी दत्त ने किया था, दिनसा वाचा ने किया था। तो जो भी एक आ जाए तब भी सही हो जाएगा, तीनों लोग आ जाएंगे तब भी सही हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, लाल मोहन घोष पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, जिसे आज लोकसभा के नाम से हमारे यहाँ जाना जाता है, तो वहाँ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है लोकसभा को। तो वहाँ पर चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति थे, और पहले भारतीय थे जो चुनाव हार गए। तो ध्यान रखिएगा, जो चुनाव हार भी गए थे, लाल मोहन घोष। तो लाल मोहन घोष जो थे वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़े थे, और वे पहले भारतीय थे जो चुनाव हार भी गए। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किसने लड़ा? दादा भाई नौरोजी ने लड़ा, और जो पहले भारतीय थे जीत भी गए थे। तो ध्यान रखिएगा,
कौन हारा था? लाल मोहन घोष हारे थे। कौन जीता था? दादा भाई नौरोजी जीते थे। ठीक है, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए अब आइए बात करते हैं प्लेग के समय अत्याचार से रुष्ट होकर पूना के चापेकर बंधुओं यानी दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड और हेमिस्टर एम हर्स्ट की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना चाहें तो रखें, नहीं तो कोई बात नहीं है। और 1902 में बंगाल में पहले क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति की स्थापना मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी और कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने की थी और बरिंद्र नाथ घोष ने की थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो मिदनापुर में किसने की थी? ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी और कलकत्ता में जतीन्द्र नाथ बनर्जी और बरिंद्र नाथ घोष ने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक भी लिखी थी। तो इसको याद रखिएगा, पुस्तकें जरूर याद रख के जाइएगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो बरिंद्र कुमार घोष ने क्या किया था? भवानी मंदिर नामक पुस्तक लिखी थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दामोदर सावरकर की बात करते हैं। तो दामोदर सावरकर और विनायक सावरकर ने 1904 में महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो दामोदर सावरकर और विनायक सावरकर ने क्या किया था? महाराष्ट्र में अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी, तो दामोदर सावरकर और विनायक सावरकर ने की थी, इस बात को जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? इंडिया होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की थी। तो 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा जुलाई 1905 में क्या किया गया था? बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद करके जाइएगा, 1 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। देखिए, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो 20 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल को 2 भागों में बांटने की बात कही गई थी और किसके समय में किसके द्वारा की गई थी? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी। अब आप समझ रहे हैं बंगाल विभाजन के बारे में, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, अब आप समझने जा रहे हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल विभाजन को एक तरीके से किसके द्वारा घोषणा की गई कि बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाएगा या बांट दिया जाना चाहिए? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। कब की थी यह घोषणा? तो 20 जुलाई 1905 को। लेकिन बंगाल विभाजन का विरोध भी किया गया, और कब किया गया? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, जहां से स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा की जाती है। तो एक तरीके से बंगाल विभाजन को भारतीयों द्वारा विरोध भी किया जाता है, और कब किया जाता है? 7 अगस्त 1905 को, जहां पे क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की जाती है? 20 जुलाई 1905 को, और इसका विरोध कब किया जाता है? 7 अगस्त 1905 को। जब 7 अगस्त 1905 को, जहां से क्या होता है कि स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हो जाती है। तो स्वदेशी आंदोलन की भी घोषणा हो जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लेकिन बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है, यानी लागू हो जाता है। बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है, एक पूर्वी बंगाल में और दूसरा पश्चिमी बंगाल में। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो एक तो पूर्वी भागों में बांट दिया जाता है, दूसरा पश्चिमी भागों में बांट दिया जाता है। और यह कब पूरी तरीके से प्रभावी हो जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को। और इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो बंगाल विभाजन जिस दिन हुआ उस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन एक अतिरिक्त जानकारी मैं दे रहा हूँ कि रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसे राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया।
तो रवींद्रनाथ टैगोर के कहने पर लोगों ने इसे राखी दिवस के रूप में भी बनाया, ताकि अंग्रेज़ों को यह महसूस ना हो सके कि एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग मतलब एक तरीके से कम्युनिटी हैं। यानी कि उनको यह एहसास दिलाने के लिए कि दोनों एक ही कम्युनिटी हैं, मतलब एक ही लोग हैं, सभी आपस में भाईचारे में रहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी। तो 20 जुलाई 1905 को किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन का विरोध कब किया गया था? तो 7 अगस्त 1905 को किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? कलकत्ता के टाउन हॉल में। और वहीं पर स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट बात याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन प्रभावी हो जाता है, यानी लागू हो जाता है कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक पश्चिमी भागों में और दूसरा पूर्वी भागों में। ठीक है, और कब यह ऐसा कर दिया जाता है? तो 16 अक्टूबर 1905 को। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूरी तरीके से प्रभावी हो जाता है, और इसीलिए इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन एक अतिरिक्त जानकारी याद रखिएगा, रवींद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर क्या किया गया था? राखी दिवस के रूप में भी इसे मनाया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो इतनी सारी जानकारी आप ज़रूर याद रखिएगा, चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको दिक्कत होगी तो इसको ज़रूर याद करके जाइएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। नेक्स्ट बात करते हैं, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो 1905 में कृष्ण कुमार मित्र के मन में आया था। ठीक है, और कृष्ण कुमार के मित्र के मन में आया था, और उन्होंने अपनी संजीवनी नामक पत्रिका में प्रकाशित किया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया था? तो कृष्ण कुमार के मित्र में आया था, और जिन्होंने क्या किया था? अपनी पत्रिका संजीवनी में यह बात प्रकाशित की थी। और यह कब आया था? तो 1905 में ही आया था स्वदेशी आंदोलन का विचार। नेक्स्ट बात करते हैं, 1906 में क्या होता है? बरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा क्या होता है? युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि युगांतर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो एक तरीके से बरिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने किया था। और कब किया था? 1906 में किया था। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है कि 1906 में क्या होता है कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द की मांग की। तो ध्यान रखिएगा, स्वराज की मांग सबसे पहले किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। कब की थी? 1906 में की थी। और कहाँ पर की थी? जब कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन यानी कि बैठक यानी मीटिंग हुई थी। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में क्या होता है कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और इसी के आगे क्या होता है कि लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है, एक उदारवादी दल जिसे नरम दल कहा गया, और दूसरा उग्रवादी दल जिसे गरम दल कहा गया। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के डेल्टा नामक स्थान पर एक नई जानकारी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के डेल्टा नामक स्थान पर जो स्वदेशी आंदोलन था उसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से चलाया गया। जो स्वदेशी आंदोलन था उसे आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन के नाम से चलाया गया। यानी कि कह सकते हैं स्वदेशी आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? वंदे मातरम आंदोलन भी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के समय एक प्रसिद्ध गीत लिखा था, अमार सुनार बंगला लिखा था, जिसे 1971 में बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गीत अपना लिया था, या राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया था बांग्लादेश ने। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अमार सुनार बंगला को किसने लिखा था? तो रवींद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और कब लिखा था? जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, और जिसे बांग्लादेश सरकार ने 1971 में क्या कर लिया कि बांग्लादेश सरकार ने क्या कर लिया, एक तरीके से राष्ट्रीय गीत बना लिया अपना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अनुशीलन समिति का गठन किया गया था, तो बंगाल में किया गया था पीवी मित्रा ने किया था। और अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी हेमचंद्र को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की शिक्षा के लिए रूस भेजा गया था। ढाका के नवाब, ठीक है, ये सब उतना मत याद रखिएगा। ढाका के नवाब सलीउल्लाह खां के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सम्मेलन का आयोजित किया गया, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वाकारूल मलकने कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सलीम उल्लाह खां के ढाका सम्मेलन में क्या हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो एक नई जानकारी है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। कब की गई थी, तो जब सलीम उल्लाह खां ने क्या किया था, ढाका में सम्मेलन किया था, तो उसी समय क्या हुआ था कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण किस वर्ष किया गया, तो 1907 में कराची में किया गया। तो 1907 में कराची में किया गया था मुस्लिम लीग के संविधान का निर्माण। और मुस्लिम लीग के संविधान के अनुसार इसका पहला अधिवेशन यानी बैठक कब हुआ था, तो 1908 में हुआ था। कहाँ पर, अमृतसर में हुआ था। और उस समय उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो उस समय उसके अध्यक्ष बनाया गया था, इसके अध्यक्ष बनाया गया था आगा खां को। तो आगा खां को भी याद रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। एक और बात है, इसको भी याद रखिएगा, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का समर्थन किसने किया था, तो मुस्लिम लीग ने किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस 30 अप्रैल 1908 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। तो ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस में से जिसने एक तरीके से किंग्सफोर्ड, देखिए किसकी हत्या का प्रयास किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था किसने, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ठीक है। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया था, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, और जिसको एक तरीके से पुलिस से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया, अपनी आत्महत्या कर ली, यानी कि आत्महत्या कर ली। और खुदीराम बोस को पुलिस पकड़ लेती है, जिसे बाद में जजमेंट दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा फांसी की। तो खुदीराम बोस की फांसी हो जाती है, और सबसे कम उम्र में इन्हें फांसी हुई थी। ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी सज़ा पाने वाले यानी फांसी की सज़ा पाने वाले कौन व्यक्ति थे, तो खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। किस लिए इन्हें फांसी दी गई थी, तो इसलिए इन्हें फांसी दी गई थी क्योंकि इन्होंने क्या किया था, मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भी काजी रुस्तम कामा, जिसे भारतीय क्रांति की माँ, ने 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया गया था। कहाँ पर फहराया गया था, तो जर्मनी में फहराया गया था, या जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था। और किसने फहराया था, तो भी काजी रुस्तम कामा ने किया था। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय झंडे को पहली बार किसने फहराया था, तो एक तरीके से आप बता दीजिएगा कि भीम काजी रुस्तम कामा ने फहराया था। कहाँ पर, जर्मनी में फहराया था, या जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था। और नेक्स्ट बात करते हैं, 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी, और जिसे मदन लाल ढींगरा को क्या कर दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। तो 1 जुलाई 1909 को क्या होता है, मदन लाल ढींगरा ने क्या किया, विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके कारण इन्हें फांसी दे दी जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अजीत सिंह ने लाहौर के अंजुमाने मुहिब्बाने वतन नामक संस्था की स्थापना की थी। तो इसको भी याद रखना चाहें तो रखें, नहीं कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया था, 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, और उस दरबार में कौन आ रहे थे, उस दरबार में किसका स्वागत किया गया, उस दरबार में स्वागत किया गया जॉर्ज पंचम। तो इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम, और महारानी कौन थी, मैरी थी। उनके स्वागत किया गया कहाँ पर, दिल्ली दरबार में। और कब यह आयोजन किया गया, तो इसका आयोजन हुआ था 1911 में हुआ था। किसने इसका स्वागत का एक तरीके से पूरा प्रबंध किया, तो लॉर्ड हार्डिंग, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था।
और जो बंगाल विभाजन हो गया था 16 अक्टूबर 1905 को जो बंगाल विभाजन हो गया था, यहीं से बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। एक नई जानकारी याद रखिएगा कि जो बंगाल विभाजन हुआ था उसे रद्द कर दिया जाता है। कब? जब 1911 में 1911 में दिल्ली में क्या होता है, आयोजन होता है, यानी कि सम्राट का दिल्ली दरबार लगता है तब, जिसमें सम्राट जॉर्ज पंचम आते हैं और महारानी मैरी आती हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और तभी बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और एक नई जानकारी याद रखिएगा मेरे प्रिय साथियों, कि जो अभी तक भारत की राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, अब यहाँ से क्या कर दिया जाता है कि भारत की राजधानी इसके पहले क्या हुआ करती थी, भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। अब 1912 से क्या कर दिया जाता है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि 1912 से क्या होता है, 1912 से क्या होता है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। और किसके समय में ऐसा किया गया, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बातें कर लेते हैं, बस थोड़ा से 2-3 मिनट और वेट करिए, तो बाकी एक क्लास और आपको प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ क्लियर हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, रॉस बिहारी बोस ने क्या किया था। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का प्रयास किया। तो यह बम फेंका और जिसके कारण वह बच भी गया। देखिए बम फेंका लेकिन वह बच गया। देखिए रास बिहारी बोस ने क्या किया, 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका लेकिन वह बच गया, और इसी को कहा गया हार्डिंग बम कांड भी कहा गया। एक नई जानकारी याद रखिएगा, इसी को एक तरीके से हार्डिंग बम कांड भी कहा गया और एक तरीके से दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से भी इसे जाना गया। तो दिल्ली षड्यंत्र केस का मतलब ये था कि हार्डिंग पर बम फेंका गया था, किसके द्वारा, रास बिहारी बोस के द्वारा। ठीक है, रास बिहारी बोस के द्वारा उन्हें उस पर बम फेंका गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, हार्डिंग पर बम फेंकने के मुकदमे में बसंत बिश्वास, बाल मुकुंद और अवध बिहारी अमीन चंद्र को फांसी दे दी जाती है। मतलब ये सब भी लोग रहते हैं और जिसके वजह से ये लोग भी साथ में थे, ठीक है, उन्हीं के साथ, इसके वजह से इन्हें फांसी दी जाती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और लास्ट बात कर लेते हैं आज के पॉइंट को, बाकी हम कल देख लेंगे, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे ताकि पूरी क्लास बेहतर तरीके से ख़त्म हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था, महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो 1915 में दी गई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। वैसे मैराथन क्लास को हम इतना ही रख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो आप लोगों को काफ़ी टेंशन हो जाएंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम जानेंगे बहुत कुछ, आप ठीक है, अगली क्लास को भी पूरा देखिएगा, ठीक है, जिसमें हम गांधी जी के सत्याग्रह वगैरह के बारे में देखेंगे, रोलेट एक्ट के बारे में देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में देखेंगे, और भी जो बहुत सारी अतिरिक्त जानकारियाँ हैं उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर हम स्थगित करते हैं। यदि आपको क्लास बेहतर लगी हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।